जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कुछ एमसीक्यू अकाउंटेंसी के। ठीक है, देखिए हम लोग जो अकाउंटेंसी का पेपर कर रहे हैं उस पेपर में जो हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन है बेटा वो तो हम लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम आ रही है बेटा वो आ रही है एमसीक्यू की। हम लोगों को लगता था कि एमसीक्यू जो है हमारे लिए इजी है, एमसीक्यू से जो हमारा पेपर है वो आसान हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि हो रहा है शायद उल्टा। एमसीक्यू की वजह से हमारे बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, तो उसी को हम लोग आज एक क्वेश्चन पेपर की हेल्प से करके देखेंगे कि क्या हमारा पेपर टाइम पर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू का वो है अंश, नितिन और सुकेश आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर है बेटा, अंश है, नितिन है और सुकेश है। ठीक है, इन द रेशो 5:3:2, इनका रेशो दे रखा है बेटा 5:3:2। इसमें से नितिन रिटायर हो गया है, राइट। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ अंश एंड सुकेश। ऑप्शन दे रखा है 3:2, 5:3, 5:2 और 2:1। तो देखिए यहां पर तीन पार्टनर्स अंश, नितिन और सुकेश। तो इसमें नितिन अगर रिटायर हो रहा है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना है, हमें इमेजिनरी मेथड यूज करना है, अजम्पशंस मेथड यूज करना है। हम इमेजिन करके चलते हैं, हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि जो अंश और सुकेश है वो अपने ओल्ड रेशो में ही फ्यूचर में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी न्यू रेशो जो होगा वो हो जाएगा बेटा 5 और 2 का। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बेटा दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पहली एजर्सन गिवन है, अ फर्म में डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, कि एक फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है सभी पार्टनर्स की कंसेंट से। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर सभी पार्टनर्स की कंसेंट है तो एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और रीजन में दिया है अ फर्म कैन नॉट डिसॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये तो चीज गलत है। अगर पार्टनर्स के बीच में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एजर्सन करेक्ट है बट उसका रीजन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एजर्सन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। राइट। अब देख थर्ड क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स। एक कंपनी ने 4000 शेयर्स फॉरफिट किए और ₹10 ईच, ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ मनी ऑफ ₹3 हैज बीन पेड। ठीक है, तो तीन में से कितना पे किया हुआ है बेटा, ₹3। ये पेड अप है, ₹3 पे किए, मतलब ₹3 हम फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है, out of these 2000 shares were reissued as fully paid up and ₹2000 has been transferred to capital reserve। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2000 शेयर्स इसमें से रिश्यू किए हैं, ठीक है, और उस पे 2000 रुपए ही कैपिटल रिजर्व आपका दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शेयर पे कितना आ गया 2000 अपॉन में 2000, यानी ₹1 पर शेयर कैपिटल रिजर्व है आपका। ठीक है, अब यहां पे कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस अमाउंट यूज एट टाइम ऑफ रीइश्यू। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व आपका ₹1 पर शेयर है, ₹1 पे अमाउंट फॉरफिटेड था ₹3। ठीक है, तो माइनस अमाउंट यूज, तो अमाउंट यूज कितना हुआ इसमें से
वो आ जाएगा अमाउंट यूज्ड 2 रुपए। ठीक है, ऐसे आप निकालो, पर शेयर निकालना सीखो बेटा। अब आपको ये बताना है कि कितने रुपए में वो शेयर्स इशू किए होंगे, फुल्ली पेड किया है। ठीक है, तो फुल्ली पेड हम कैसे बनाते हैं, इसका भी आप फॉर्मूले के रूप में रख लें। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो वो होता है बेटा अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू प्लस अमाउंट यूज्ड। अगर आपको ऐसे निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अमाउंट रिसीव्ड बताना है कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया होगा या कितने पे आपने शेयर इशू किया होगा। 2 रुपए आपने यूज किया है, तो ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, अमाउंट रिसीव्ड या शेयर इशूड कितने पे किया होगा, 10 माइनस 2 दैट इज 8 रुपीज। आपने शेयर्स रीइशू किया होगा बेटा रुपए 8 में। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। नहीं बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 2 हैं। पहला है अ फर्म अर्न रुपीज 1,10,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रखा है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, आपको अ फर्म अर्न रुपीज 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है या एक्चुअल प्रॉफिट है वो है आपका 1,10,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद बोला असेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज 11 लाख, लायबिलिटी 1 लाख, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। तो सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। ठीक है, ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा बेटा 1,10,000 इंटू 100 अपॉन में 10 दैट इज 11 लाख। ठीक है, और यहां पर हमें निकालना है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड के लिए इन्होंने बोला है, सॉरी कैपिटल इन्वेस्टेड उसके लिए बोला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, दैट इज 11 लाख, 11 लाख की आपकी असेट्स है, 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब 10 लाख रुपए लगा के 11 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए आपका क्या आ गया बेटा, गुडविल आ जाएगा। तो आपकी गुडविल आ जाएगी, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, अब इसी में एक और का भी क्वेश्चन गिवन है। तो और के क्वेश्चन में लिखा है इन केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इफ द अमाउंट क्लेम इज मोर देन अमाउंट लाइंग इन WCR, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट कम है और जो क्लेम किया गया है, क्लेम जो उसके अगेंस्ट है वो है ज्यादा, तो शॉर्टफॉल विल बी रिकॉर्डेड। तो यहां पर आपका लॉस हो गया बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, बट क्लेम जो है वो 15,000 रुपए का, तो इसका मतलब 5,000 रुपए आपको ज्यादा पे करना है। तो 5,000 रुपए कहां पर दिखाना है वो बताना है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। नॉर्मली बच्चे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, बट यहां पर आंसर आएगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आंसर आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। तो बेटा अब बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है देव विड्रॉ रुपीज 10,000 ड्रॉइंग है ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 15 तारीख को 10,000 रुपए वो विड्रॉ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका गिवन है बेटा 12% पर एनम। ठीक है, अब यहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, कितना बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला आप लिख लें सबसे पहले, वो होता है बेटा टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट
अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड, क्योंकि पर एनम दे रखा है और सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में विड्रॉ करें तो एवरेज पीरियड निकलेगा डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर टोटल ड्रॉइंग देखिए एक महीने का 10,000 है तो पूरा हो जाएगा बेटा 1,20,000, ठीक है, इंटू रेट हो गया 12 अपॉन में 100। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, सबसे पहला जो विड्रॉन है उस करंट ईयर में वो देखना है आपको। 15th ऑफ एवरी मंथ है तो 15th ऑफ अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉन होगा, ठीक है, और जो लास्ट विड्रॉन होगा बेटा दैट विल बी ऑन 15th ऑफ मार्च। तो जो सबसे पहला विड्रॉन है वो देखना है आप कितने महीने यूज कर सकते हो, वो कर सकते हो 11.5 मंथ्स, और जो सबसे लास्ट बेटा 0.5 मंथ्स यानी हाफ मंथ, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा बेटा 6/12, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये सारे कट जाएंगे और ये आंसर आएगा 7,200 रुपीज, 7,200 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है देखिए 6th क्वेश्चन में भी 2 पार्ट आपके गिवन है। 6th क्वेश्चन में पहले दिया है XYZ लिमिटेड एग्रीड टू पे परचेज कंसीडरेशन ऑफ रुपीज 1,98,000। परचेज कंसीडरेशन दे रखा है आपका कितना 1,98,000, ठीक है। और पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। इशूइंग वैल्यू दे रखा है रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, यानी 90 रुपए में इशू करना है आपको, ठीक है। आपको बताना है कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला बनता है बेटा टोटल अमाउंट पेबल, जितना अमाउंट आपको पे करना है अपॉन में इशूइंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, इशूइंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। दैट विल बी 1,98,000 अपॉन में 90, ठीक है। 2,200 शेयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2,200 शेयर्स आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है बेटा, और में लिखा है फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज अपीयरिंग इन सी लिमिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट है बेटा 2 लाख रुपए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है 1 लाख रुपए, 12% डिवेंचर्स है 2,50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है 50,000, ठीक है। ये सारे इसका तो पीडीएफ बना के क्वेश्चन पेपर का मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेंगे। डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 10%, 15%, 20%, मतलब आपको रेट ऑफ इशू ऑफ डिस्काउंट दिखाना है, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है कितना होगा। तो यहां पे देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये डेबिट किया हुआ है आपको, और इसमें 2 चीजें हैं, एक होता है बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, दूसरा होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 2 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दे रखा है 50,000 रुपए, और टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दे रखा है 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब जो इस साल हमने डिवेंचर इशू किए वो कितने में किए होंगे, 50,000 डिस्काउंट पे इशू किए होंगे, 50,000 डिस्काउंट पे इशू किए होंगे। टोटल डिवेंचर की फेस वैल्यू है 2,50,000, ठीक है। आपको परसेंट बताना है, यानी 50,000 2,50,000 का कितना परसेंट बनेगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, 2,50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, ठीक है, 520, यानी कितना परसेंट डिस्काउंट दिया बेटा, 20% डिस्काउंट आपने दिया होगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4, redeemable at a premium of rupees 6. It will be right of loss on issue of debentures from in the absence of security premium reserve. यानी
देखिए 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 6 रुपए पे प्रीमियम पे रिडीम करना है। आपको बताना है कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपए का हो गया पर शेयर, उसको आप कैसे राइट ऑफ करोगे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना हो। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लोग यूज करते हैं राइट ऑफ करने के लिए, उसके बाद अगर ना हो तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको राइट ऑफ करते हैं। तो आंसर होगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स दे रखे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019 सी डाइड, 31 मार्च 2019 को सी की डेथ हो गई बेटा। ठीक है, सी की डेथ, सी डाइड ऑन 31 मार्च 2019, राइट। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन December 31 एवरी ईयर। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है 31 दिसंबर को बंद हो रहे हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में 31 मार्च को होता है। द सेल फॉर द ईयर 2018 वर 6 लाख एंड द प्रॉफिट वर 60,000। सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1 to 2019 to 31 मार्च 2019 वर ₹2 लाख। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर का उसके एग्जीक्यूटिव को पे किया जाएगा। यहाँ पर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है आपको फॉर करंट ईयर। किसके बेस पे होगी? अपना सेल्स या टर्नओवर के बेस पे। तो आप लिखोगे सेल्स फॉर द पीरियड, ठीक है, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो। ठीक है, तो सेल्स आपको दे रखी है बेटा इस पीरियड की 2 लाख रुपए, राइट। और प्रॉफिट का परसेंटेज हमें प्रीवियस ईयर का लेना है, जिसमें आपका सेल्स था 6 लाख रुपए और प्रॉफिट था 60,000 रुपए, 10% है, तो दैट इज 10/100 इंटू में शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका हो गया बेटा 1/5, राइट। तो आंसर विल बी 4,000 रुपीज। ठीक है, सी के एग्जीक्यूटिव को हम लोग देंगे 4,000 रुपीज। अब इसमें एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट बोलता है बेटा राम और श्याम पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनका रेशियो बेटा 3:2, राइट। कैपिटल गिवन है दैट इज 1,20,000, 2,40,000, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, आईओसी उसका रेट दे रखा है 10% पर एनम, ठीक। प्रॉफिट गिवन है 18,000। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10%, तो उसके हिसाब से 12,000 बनेगा आर का और 24,000 बनेगा एस का, यानी 36,000 प्रॉफिट होना चाहिए था, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है, केवल 18,000। तो यहां पर इन दिस केस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, ध्यान रखना है, इन कैपिटल रेशो, इन कैपिटल रेशो। तो कैपिटल रेशो में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो यहां पर आर को मिलेगा 18,000 का, कैपिटल रेशियो कितना हो गया बेटा 1/2, 1/3, दैट इज 6,000, ठीक है। और एस को मिलेगा 18,000 का 2/3, दैट इज 12,000, ठीक है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है बेटा कि भैया किसको मिलेगा, राम का बताना है, यानी राम का, तो राम का हो जाएगा 6,000, तो दिस विल बी द आंसर, क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अ कंपनी गोट्स इट्स माइनिंग राइट्स रिसेंटली, माइन राइट्स, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द राइट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहली चीज माइनिंग राइट्स आपकी असेट्स होती है बेटा, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। अब बैलेंस शीट में भी किस में दिखाना है, ठीक है, एक्सपेंसेस, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो जो राइट्स हैं वो सब किस में आते हैं बेटा, इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं। किस में आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स में। तो यहां पे इंटेंजिबल असेट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अ कंपनी इशूड कैपिटल, अ शेयर होल्डर पेड ऑल मनी ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, सारे का सारा पैसा किस पे दे दिया, अलॉटमेंट पे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, यानी कॉल इन एडवांस हो गया है। व्हाइल फर्स्ट कॉल इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, जबकि अभी तक फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं है, बट उस शेयर होल्डर ने सारे का सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही पे कर दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो दिस एडवांस इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज। तो इस एडवांस को यानी कॉल इन एडवांस को आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, करंट असेट्स, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी लायबिलिटीज है कंपनी के लिए। क्यों, कंपनी ने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इन दो ऑप्शन में आ गई, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बाकी हट गई। तो यहाँ पे जो कॉल इन एडवांस है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी में आएगा। और करंट लायबिलिटी में भी सब हेडिंग्स होती है इसकी बेटा, कौन सी पता है, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, अदर करंट। तो यहां तो करंट लायबिलिटीज ही हमें आंसर देना है, पर आपको पता होना चाहिए किस में आता है, अदर करंट लायबिलिटीज में। कॉल इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीन मेन हैं जो आपको याद रखने अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी करके देख लेते हैं यहीं पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, 2, 10, 50 और 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे कितने होंगे वो बताना है आपको। तो इट विल बी 50, इट विल बी 50, ये आपको ध्यान रखना है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, 100 समझते हैं। देखिए 100 क्या है, 100 आपकी बुक में लिखा है, बट 100 में ये लिखा हुआ है कि कंपनी एक्ट 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रखी है दैट दे कैन प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बट इट शुड नॉट एक्सीड 100, कि वो 100 से ज्यादा ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, बट फॉर द टाइम बिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब किए हैं बेटा, दैट इज 50, दैट इज 50। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा।